नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज प्ले में। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, माइंड बॉगलिंग और दिल को छू जाने वाली मूवीज़ के बारे में। और अगर आप भी ऐसी ही फिल्मों की कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2011 में आई एक मास्टरपीस मूवी वॉर हॉर्स के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने और जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हैं। और अगर बात करें कहानी की तो ये दास्तान है एक ऐसे घोड़े की जो आपको दोस्ती और इंसानियत पर भरोसा करना सिखा देगा। अब इसमें ऐसा क्या है ये तो आपको कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप उस हौसले और उम्मीद की एक नई परिभाषा को थोड़ा और करीब से जान पाएं। ये कहानी शुरू होती है सन 1912 में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर डेवनशायर से, जहां हम पहली बार एल्बर्ट नामक एक लड़के को देखते हैं जो चुपके से कुछ लोगों का पीछा करते हुए शहर के बाहर पहुंच गया था, जहां वो लोग दरअसल अपनी पालतू घोड़ी की डिलीवरी के लिए उसे वहां लेकर आए थे। और काफी जद्दोजहद के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत शावक को जन्म देती है। और कुदरत का यह नजारा देख वहां खड़ा नन्हा एल्बर्ट हैरानी से भर उठता है, जिसके चलते अब वो रोज उस नन्हे शावक की एक झलक पाने के लिए हर दिन उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। जहां वक्त धीरे धीरे अपनी करवट बदलता है और देखते ही देखते वो नन्हा शावक जवान होते हुए दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हम एल्बर्ट को भी देखते हैं, जो हर दिन किसी न किसी तरह उस शावक से दोस्ती करने का एक बहाना ढूंढते हुए नजर आता है, लेकिन एक अजनबी होने के कारण वो हर बार निराश होते हुए दिखाई देता है। और इसी तरह देखते ही देखते एक दिन ऐसा भी आता है जब उन घोड़ों के मालिक उन्हें बेचने के लिए शहर में होने वाली एक नीलामी में लेकर चल देते हैं, जहां हम पहली बार उस शावक को अपनी मां से बिछुड़ते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उस नीलामी में टेड नामक एक किसान को भी देखते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी के लिए वहां घोड़ों की एक जोड़ी लेने आया था। जहां इसी बीच उसकी नजर उस शानदार जानवर पर जाती है, जिसे देखते ही वो उसे खरीदने का मन बना लेता है। लेकिन उसी भीड़ में उसकी नजर वहां खड़े अपने जमींदार लियोन्स पर भी जाती है, जिससे उसने कुछ जमीन के साथ साथ एक भारी भरकम कर्ज भी उठा रखा था। और इसी कश्मकश के बीच नीलामी शुरू होती है, जहां उस शावक के आते ही पहली बोली टेड द्वारा लगाई जाती है, जिसकी देखा देखी में लियोन्स भी बोली लगाना शुरू कर देता है। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में दोनों एक से बढ़कर एक ऊंची बोली लगाते हुए नजर आते हैं, जहां देखते ही देखते टेड अपने सारे पैसे उस शावक पर लगा डालता है। जहां इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोन्स बड़ी चालाकी से उस नीलामी में टेड से हार जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसे जीत की बधाई देने के साथ साथ उसे जल्द से जल्द अपना कर्जा चुकाने की बात कहते हुए वहां से चल देता है। जहां इसी उधेड़बुन के चलते टेड थका हारा अपने घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट का ही पिता होता है, जो घर आते ही अपने परिवार को सारी सच्चाई बताता है। लेकिन ये सुनते उसकी बीवी रोज आग बबूला हो जाती है और फौरन उस शावक को वापस देने की बात कहती है। लेकिन एल्बर्ट अपनी माँ को यह कहकर मना लेता है कि वो उस शावक का ख्याल रखेगा और उसे खेती बाड़ी के लिए तैयार करेगा। और इस तरह हम एक बार फिर से उन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहां इस बार एल्बर्ट उस शावक का भरोसा जीतते हुए उसका नाम जोई रखता है। अब एल्बर्ट हर रोज जोई को ट्रेनिंग देता है, जिसे देख पहली बार उसकी माँ को भी एक राहत की सांस मिलती है। जहां इसी दौरान वो जोई को एक अनोखी सीटी बजाकर उसे अपने पास बुलाने के लिए भी ट्रेन करता है। और इस तरह दोनों की दोस्ती का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता चला जाता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा दिन भी आता है जहां लियोन्स अपना कर्जा लेने के लिए उनके घर दाखिल होता है, जिसके चलते मजबूरन टेड को अपने जीवन भर की कमाई उसके सामने रखनी पड़ती है। लेकिन पैसे कम होने के कारण वो उसे कुछ और महीने की मोहलत देते हुए वहां से चल देता है। जहां उसके जाते ही टेड अपना स्वाभिमान बचाने के लिए अपने उस बंजर खेत को जोतने का फैसला करता है, जहां बरसों से कभी खेती नहीं हुई थी। और इसी कश्मकश के बीच वो जोई को बलपूर्वक खेत जोतने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोई बेकाबू हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। जहां नीचे गिरते ही टेड खुद को और लज्जित महसूस करते हुए उसे जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन तभी एल्बर्ट उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डालते हुए अपने पिता से खेत जोतने का वादा करता है। जहां अगली सुबह होते ही हम उसे जोई को तैयार करते हुए देखते हैं और जल्द ही वो दोनों उस बंजर जमीन पर पहुंचते हैं, जहां ये खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल जाती है और लियोन्स के साथ साथ पूरा गांव उसका ये कारनामा देखने के लिए उमड़ पड़ता है।
अब ये सब देख एल्बर्ट अपने पिता की नाक बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से जोई को हाँकना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही हम उसके जोश को सबके सामने धराशायी होते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ देर बाद ही जोई की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो कोशिश करता है उसकी वो ऊपर वाला भी मदद करता है, जिसके चलते देखते ही देखते वहां बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी बदौलत उस बंजर जमीन की मिट्टी धीरे धीरे नम पड़ने लगती है। जहां इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल्बर्ट एक बार फिर से अपने साथी को उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार करता है, और हम देखते हैं कि वो दोनों एक नए जोश और उमंग के साथ उस बंजर जमीन को अपने हौसले से चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां इस तरह उनकी दोस्ती नामुमकिन को मुमकिन में बदल कर रख देती है। अब शाम होते ही रोज उसे उसके पिता की पिछली जिंदगी का जिक्र करते हुए उसे बताती है कि टेड कभी फौज में हुआ करता था, जहां एक जंग के दौरान उसे उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया गया था, लेकिन जंग खत्म होने के बाद उसने उन मेडल्स को कचरे में फेंक दिया था, जिसे वो आज तक समझ ना पाई। ये सुनते ही एल्बर्ट के दिल में भी अपने पिता की तरह आर्मी ज्वाइन करने का सपना जाग उठता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी खुशियों पर वही आसमान पानी फेर देता है जिसने कभी दोस्त बनकर उसकी मदद की थी, जिसके चलते उनकी फसलों के साथ साथ उनकी तयशुदा मोहलत का समय भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत जब भी आती है तो एक साथ सब पर आती है, जिसके चलते अगली सुबह होते ही शहर वासियों को जंग छिड़ने की सूचना मिलती है, और ये खबर सुनते ही एल्बर्ट भागा भागा अपने घर पहुंचता है, जहां अपनी माँ की आंखों में आंसू देख वो समझ जाता है कि उसके साथ वही हुआ है जिसका उसे डर था। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्मी उस शहर में लोगों की भर्ती के लिए वहां आ पहुंची थी, जहां टेड अपने हालातों के चलते जोई को जेम्स नामक एक आर्मी कैप्टन को बेचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इसी बीच एल्बर्ट भी वहां आ पहुंचता है, जहां पहुंचते उसे एहसास होता है कि अब काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते वो जेम्स के आगे खुद को भी उस सेना में भर्ती करने के लिए गुहार लगाता है। लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे साफ मना करते हुए उससे जोई का ख्याल रखने का वादा करता है, और इस तरह हम उन दोनों को एक बार फिर से अलग होते हुए देखते हैं, जहां जाते जाते वो जोई की गर्दन पर अपने पिता की वही निशानी बांधते हुए उसे जल्द से जल्द अपने पास वापस लाने की कसम खाता है। अब अपने अड़ियल स्वभाव के चलते जोई वहां सबकी नाक में दम कर देता है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन उसे टॉप थॉर्न नामक एक घोड़े के साथ बांधना पड़ता है, जो कि दरअसल एक मेजर का घोड़ा था, जो वहां आते ही अपने घोड़े की डींगे हाँकना शुरू कर देता है। जहां जाते जाते वो अपने सिपाहियों को सुबह होने वाले युद्ध अभ्यास के लिए अपने घोड़ों के साथ तैयार रहने के लिए कहता है। अब अगली सुबह होते ही उनका युद्ध अभ्यास शुरू होता है, जहां देखते ही देखते मेजर का सारा घमंड जोई की रफ्तार के आगे पल भर में चूर हो जाता है। अब शाम होते ही मेजर जेम्स को बधाई देने के लिए उसके पास पहुंचता है, जहां वो जोई की तारीफ के साथ साथ उसे जर्मन्स के साथ होने वाली जंग के बारे में आगाह करता है, जहां इसका आगाज सन 1914 की एक सुबह से होता है, जब उन्हें जर्मन्स के कुछ खुफिया ठिकानों की खबर मिलती है। और हम देखते हैं कि वो जंग पर जाने से पहले जोई की हौसला अफजाई के लिए उसकी गर्दन पर एल्बर्ट द्वारा दिया गया वो कपड़ा बांधता है, और इस तरह वो दोनों पहली बार उस जंग के मैदान पर अपने कदम रखते हैं, जहां मेजर का इशारा मिलते ही पूरा दस्ता दुश्मन की छावनियों पर टूट पड़ता है, और देखते ही देखते वो उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन शायद जर्मन्स को उस हमले की पहले से ही भनक लग चुकी थी, जिसके चलते वो एक के बाद एक कई सिपाहियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं, और इसी बीच जेम्स भी उनकी गोलियों का शिकार हो जाता है। लेकिन उस हमले में जोई किसी तरह से बच निकलता है। अब अपने साथियों को मरता देख मजबूरन मेजर को भी अपने हथियार डालने पड़ते हैं, और वहीं दूसरी ओर जर्मन सेना की एक टुकड़ी जोई को भी पकड़ने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, वो एक ऐसा दौर था जहां जंग में जिंदा पकड़े जाने पर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी कई जुल्म किए जाते थे। यानी जो घोड़े घायल होते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी, और जो सही सलामत बचते थे उनसे सेना के बड़े बड़े हथियार ढोने का काम लिया जाता था, जिसके चलते हम जर्मन सेना में भर्ती हुए गंथर और माइकल नामक दो ऐसे भाइयों को भी देखते हैं, जिन्हें जोई और टॉप थॉर्न को काम में लाने के लिए नियुक्त किया जाता है। जहां इसी बीच गंथर की नजर जोई की गर्दन पर जाती है, जहां वो उस कपड़े को उतार कर उसे अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी ओर हम एल्बर्ट और उसके परिवार को एक बार फिर से देखते हैं, जहां आज उन्हें पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी मिलती है, जिसे खोलते ही उन्हें जेम्स की मृत्यु का समाचार मिलता है, और हम एल्बर्ट को शोक के गहरे सागर में डूबते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जर्मन सेना को उन पर एक बार फिर से हमला होने की खबर मिलती है, जिसके चलते वो सभी जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। जहां इसी बीच वो उन दोनों भाइयों में से सिर्फ गंथर को ही पीछे रहकर उन पकड़े गए घोड़ों का ख्याल रखने का हुक्म देते हैं। अब ये सुनते ही गंथर अपने छोटे भाई माइकल के लिए चिंतित हो उठता है और उसे जंग पर जाने से रोकता है, लेकिन माइकल उसकी एक नहीं सुनता, जिसके चलते गंथर एक गहरी सोच में पड़ जाता है
और हम देखते हैं कि वो उसके बैग पर वही कपड़ा बांधते हुए उसे ना चाहते हुए भी जंग पर जाने के लिए रुखसत करता है। अब शाम होते होते जर्मन सेना का वो पूरा दस्ता वहां से कूच करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक गंथर पीछे से उन दोनों घोड़ों के साथ वहां आ पहुंचता है, जहां उसकी नजर उसी कपड़े पर जाती है और पलक झपकते ही वो माइकल को अपने साथ लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। अब भागते भागते उन्हें रास्ते में एक विंड मिल दिखाई देती है और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भाई उसमें शरण लेते हैं। जहां इसी बीच गंथर माइकल से अपनी उस हरकत के लिए माफी भी मांगता है और दोनों भाई रात बिताने के लिए मिल में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन आधी रात होते ही जर्मन सेना को किसी तरह उन दोनों की भनक लग जाती है, जिसके चलते वो उन दोनों को भगौड़ा करार देते हुए उन्हें वहीं मौत के घाट उतार डालते हैं। अब अगली सुबह होते ही हमारी नजर उन दोनों घोड़ों पर जाती है, जिनकी किस्मत शायद उन दोनों भाइयों से काफी अच्छी थी, जो उनका शिकार होने से तो बच गए थे, लेकिन जल्द ही उन दोनों पर किसी और की नजर पड़ती है और हम एमिली नामक एक लड़की को उस विंड मिल में दाखिल होते हुए देखते हैं, जो कि दरअसल उस विंड मिल के मालिक की पोती थी, जिसके माता पिता की बहुत साल पहले ही एक जंग के दौरान मृत्यु हो चुकी थी, जिसके चलते उसके दादा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और जो उसे भी खो देने के डर से उससे हमेशा जंग रूपी सच्चाई को छिपाने की कोशिश किया करते थे। जहां उनकी इसी आदत के चलते आज उसे लगता है कि उसके दादा ने ही उन दोनों घोड़ों को वहां छुपा कर रखा होगा, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं, जिसके चलते एमिली अपने दादा से उन घोड़ों को तब तक पालने की इच्छा जाहिर करती है जब तक उनके असली मालिक वहां आकर उनको ना ले जाएं। और अपने वादे के मुताबिक अब एमिली हर रोज उन दोनों को खाना खिलाती और उनकी देखभाल करती। जहां इसी बीच जोई को भी एमिली से लगाव होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते जल्द ही उन दोनों के बीच भी एक गहरी दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जर्मन सेना का एक दल उनके घर में दाखिल होता है, जो कि वहां अपने भूखे सिपाहियों के लिए खाना इकट्ठा करने आए थे। और उनके खौफ से एमिली उन दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने कमरे में छिपा लेती है, जहां जाते जाते वो सैनिक उसके दादा को फिर से वापस आने की धमकी देते हुए वहां से रुखसत होते हैं। अब ये घटना एमिली के दादा को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है, जिसके चलते वो पहली बार एमिली को उसके माता पिता की सच्चाई बताते हुए उससे माफी मांगते हैं और उसे खुश देखने के लिए उसके जन्मदिन पर उसे एक अनोखा प्रेजेंट देते हैं। और हम देखते हैं कि एमिली जोई को अपनी सवारी के लिए चुनती है, जहां वो अपने दादा से दूर तक न जाने का वादा करते हुए उसकी घुड़सवारी करते हुए दिखाई देती है। लेकिन जल्द ही उनकी ये खुशी चिंता में बदल जाती है, जहां एमिली के वापस न आने पर उसके दादा काफी चिंतित दिखाई देते हैं और उसकी खबर लेने जैसे ही वो उसके पीछे जाते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर उन्हीं जर्मन सिपाहियों पर जाती है, जिनके चंगुल में एमिली के साथ साथ वो दोनों घोड़े भी फंस चुके थे। अब जैसे ही वो उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक एमिली को जिंदा छोड़ते हुए उन दोनों घोड़ों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। जहां इस तरह हम एक बार फिर से उन दोनों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, जिन्हें देख एमिली भी टूट कर रह जाती है। अब शाम होते होते वो सैनिक उन दोनों घोड़ों का जिम्मा हैंगलमैन नामक एक सिपाही को देते हैं, जो कि दरअसल घोड़ों का इस्तेमाल बड़े बड़े जंगी हथियार खींचने में किया करता था। लेकिन उन दोनों को देखते ही उसे उनसे एक तरह सा लगाव सा हो जाता है, जिसके चलते वो कई हफ्तों तक उन दोनों को भारी भरकम हथियार खींचने से बचाए रखता है। लेकिन एक ऐसा दिन भी आता है जब हथियार खींचते खींचते एक घोड़े की हिम्मत जवाब दे जाती है, जिसके बदले उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी जगह लेने के लिए टॉप थॉर्न को चुना जाता है। लेकिन उसकी कमजोर लातों के चलते हैंगलमैन को उसकी जान की फिक्र होने लगती है, जहां वो अपनी ये चिंता अपने कमांडर से जाहिर करता है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनते हुए उसे बाकी घोड़ों के साथ बांधने का हुक्म देता है। लेकिन इसी बीच जोई अपनी लगाम छुड़ाते हुए उस कमांडर के सामने जा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा देता है। और इस तरह एक बार फिर से उन जर्मन्स द्वारा उस जंग रूपी भयानक मंजर का आगाज होता है, जहां आसमान में गरजते हुए धमाकों के बीच हमारी नजर एल्बर्ट पर जाती है, जो आखिरकार सेना में भर्ती होने में कामयाब हो चुका था। जहां पहली बार इस जंग में उसका साथ देने के लिए उसके दोस्त एंड्रयू के साथ साथ उनके जमींदार का बेटा डेविड लियोन्स भी शामिल था। और हम देखते हैं कि वो सभी बड़ी ही हिम्मत और बहादुरी के साथ दुश्मन फौज का मुकाबला करते हैं। जहां इसी बीच डेविड गोली लगने से घायल हो जाता है और उसका साथी एंड्रयू जर्मन्स द्वारा बिछाए गए गैस बॉम्ब्स का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैंगलमैन को उन घोड़ों के साथ देखते हैं, जहां मौका पाकर वो उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच टॉप थॉर्न भूख और थकावट के चलते वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जिसे देख वो दोनों एक गहरे शोक में डूब जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जर्मन सेना अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी होती है,
जहां वो अपने साथ साथ उसकी जान बचाने के लिए उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। और इस तरह हम एक बार फिर से जोई को अपने मालिक से अलग होते हुए देखते हैं, जहां इसी बीच उसका सामना एक टैंक से भी होता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है और बेकाबू होते हुए जंग के मैदान पर अपने मालिक की खोज में निकल पड़ता है, जहां एक के बाद एक वो वहां रखे सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जल्द ही वो उन कंटीली तारों का शिकार होते हुए जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब ये देख दोनों तरफ के सैनिक कुछ पल के लिए रुकते हुए उसे हौसला देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसे हिलता ना देख ब्रिटिश सेना का एक सिपाही कॉलिन अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उसे बचाने के लिए आगे आता है। जहां इसी बीच हमारी नजर पीटर नामक एक जर्मन सिपाही पर भी जाती है, जो उसकी तरह ही जोई की मदद करने के लिए वहां आया था। और इस तरह वो दोनों अपनी दुश्मनी को कुछ पल के लिए भुलाते हुए इंसानियत को बचाने में जुट जाते हैं। जहां देखते ही देखते वो उन तारों को काटते हुए उसकी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक और नई मुसीबत आन खड़ी होती है, जहां वो दोनों ही उस घोड़े पर अपना अधिकार जमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते वो दोनों टॉस करने का फैसला करते हैं। और हम देखते हैं कि कॉलिन उस टॉस को जीत जाता है और वो दोनों उस फैसले का सम्मान करते हुए एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। अब इसी बीच हमारी नजर एल्बर्ट पर भी जाती है, जो कि एक गैस बॉम्ब हमले की वजह से अपनी आंखों की रोशनी कुछ पल के लिए खो चुका था, जिसके चलते उसे इलाज के लिए मेडिकल कैंप में लाया जाता है, जहां उसे आज सुबह जंग के मैदान में पकड़े गए उस जांबाज घोड़े की खबर भी मिलती है, जिसे सुनते ही एल्बर्ट एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉलिन को भी देखते हैं, जो जोई की मरहम पट्टी के लिए उसे वहां लेकर पहुंचता है, लेकिन उसके लाइलाज जख्मों को देखकर डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है और उसे पीड़ा से मुक्ति देने के लिए वहां खड़े एक सार्जेंट को उसे गोली मारने का आदेश देता है। अब जैसे ही सार्जेंट उसे गोली मारने लगता है कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट होता है, जो अपने साथी को खोजने के लिए अपनी उस अनोखी सीटी का इस्तेमाल कर रहा था। जहां उसके देखते ही जोई भागते हुए उसके पास जा पहुंचता है और इस तरह दो बिछड़े हुए साथियों का एक बार फिर से मिलन होता है। अब एल्बर्ट उन लोगों को सारी सच्चाई बताते हुए उसकी जान बख्शने की गुहार लगाता है और उन दोनों की ऐसी अटूट दोस्ती देखकर वो डॉक्टर शर्मिंदा होते हुए एल्बर्ट से जोई की जान बचाने का वादा करता है। जहां देखते ही देखते एक ऐसा दिन भी आता है जब उन सभी को जंग खत्म होने की सूचना मिलती है, लेकिन ये खुशखबरी एल्बर्ट को एक गहरी चिंता में डाल देती है और हम देखते हैं कि ब्रिटिश सेना सभी जंगी घोड़ों को नीलाम करने का फैसला करती है, जिसके चलते एल्बर्ट को अगले दिन होने वाली नीलामी में जोई को साथ लेकर जाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसे सुन एल्बर्ट एक बार फिर से खुद को हालात के आगे बेबस पाता है और अगली सुबह होते ही वो उसे दुखी मन के साथ नीलामी के लिए ले चलता है। लेकिन तभी अचानक एल्बर्ट की नजर बाहर खड़े अपने साथियों पर जाती है, जो उसकी मदद के लिए उसे कुछ पैसे इकट्ठा करके देते हैं और जोई को वापस लाने की बात कहते हुए उनके साथ चल देते हैं। और इस तरह हम एक बार फिर से जोई को एक और नीलामी का सामना करते हुए देखते हैं, जहां उसे पाने की होड़ में एक के बाद एक कई नामी गिरामी रईस उस पर बोली लगाना शुरू करते हैं। जहां देखते ही देखते उसकी कीमत 7वें आसमान पर जा पहुंचती है और हम देखते हैं कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एमिली के दादा होते हैं, जो अपनी पोती की खुशी के लिए जोई को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए उमादा थे। और उनकी इस जिद के चलते आखिरकार उस नीलामी का अंत होता है। अब ये सब देख एल्बर्ट अपनी दोस्ती की खातिर उन्हें दोगुनी कीमत देने का वादा करते हुए उसे लौटाने की मांग करता है, लेकिन वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि ये उनकी पोती की वो आखिरी निशानी है जिसके बिछड़ जाने के गम में उसकी जान तक चली गई। और इतना कहकर जैसे ही वो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी जोई अपनी लगाम छुड़ाकर एल्बर्ट के पास जा पहुंचता है, जिसे देखकर उन्हें एमिली की वो आखिरी इच्छा याद आ जाती है, जिसके चलते वो उसे एमिली की वो आखिरी निशानी देते हैं जिसे उन्होंने बड़े ही संभाल कर अपने साथ रखा था। अब उनके हाथों में अपने पिता की निशानी देखकर एल्बर्ट और भावुक हो जाता है और उसे रोता देख वो जोई की लगाम उसके हाथों में सौंपते हुए उनसे अलविदा लेते हैं। और इस तरह हम एक बार फिर से उन दोनों को एक साथ घर वापसी करते हुए देखते हैं, जहां एक माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और वहीं एक बाप आज कई बरसों बाद खुद को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है। जहां इसी बीच हम एक आखिरी बार जोई को भी देखते हैं, जो शायद अपने उन 4 सालों के सफर को याद करते हुए दिखाई देता है। जहां इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म हमें समाज का एक आईना दिखाते हुए दोस्ती और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान सुना जाती है जो जाते जाते अपने पीछे एक ही सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज के दौर में ऐसी दोस्ती का मिलना मुमकिन है या नहीं। और सच कहूं तो पर्सनली मुझे ये कहानी कहीं ना कहीं 1917 का ही दूसरा पहलू लगी, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुका हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। और अगर बात करें कहानी की, तो हम इस दुनिया में एक बेजुबान जिंदगी का आगमन होते हुए देखते हैं, जहां उसके आने का मकसद पहले से ही तय हो चुका था, जिसके चलते हम उस मासूम को जल्द ही समाज रूपी दुनिया का शिकार होते हुए भी देखते हैं और हम उसे अपने परिवार से बिछड़कर एक और परिवार में जाते हुए देखते हैं, जहां मतलब कि इस दुनिया में पहली बार उसे कोई अपना सा लगता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते हम उन दोनों को जल्द ही एक दूसरे से अलग होते हुए भी देखते हैं। जहां ऐसे माहौल में उसका सामना अच्छाई के साथ साथ जंग रूपी बुराई से भी होता है, जिसके चलते उसके जीवन में एक के बाद एक कई ऐसे लोगों का आगमन होता है जो इंसानियत की एक सच्ची मिसाल देते हुए उसे जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जिसकी बदौलत हम उसे उसी समाज रूपी दुनिया का डटकर मुकाबला करते हुए देखते हैं, जहां वो दुश्मनी और रंजिश की उन जंजीरों को कुछ हद तक तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और शायद इसी के चलते अंत में उसकी वही दोस्ती उसे एक बार फिर से समाज के हाथों बलि चढ़ने से बचा लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जंग जाते जाते भी अपने पीछे कई घाव छोड़ जाती है, जिसके चलते इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराते हुए नजर आता है। और जो कल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज वही दोस्त बनकर उसी इंसानियत को बचाने के लिए आगे आते हैं। और हम देखते हैं कि उस बेजुबान का अपना ही अतीत उसकी आवाज बनकर उसे इसी समाज की बुलंदियों पर बिठा देता है, जो अंत में जाते जाते उसकी बागडोर सही हाथों में सौंपते हुए उससे अलविदा लेता है। जहां हो ना हो, उसका यह अनोखा सफर अंत में हमें यही सिखा जाता है कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग न समझे मेरी वफादारी को, मगर जो भी हो मुझे गद्दारी नहीं आती। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई विचार या सवाल हैं इस मूवी को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा काम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।